विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। संपूर्ण विश्व के साहित्य प्रेमियों और मेरे सामने बैठे विद्यार्थियों, कैमरा दिखा दो। आज हम ऐसे एक हस्ताक्षर पर बात करने वाले हैं जिनका नाम साहित्य के, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास जगत में स्वर्णाक्षरों में हस्ताक्षरित है श्री पांडेय बेचन शर्मा उग्र। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस लेखक का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? यस सर। ऐसे लेखक का नाम आपने पहली बार सुना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। बेटे बात मत करो पीछे। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जन्म सन 1900 में हुआ था। और कहाँ हुआ? जिला मिर्ज़ापुर में एक गांव है, उस गांव का नाम है चुनार। और चुनार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। चुनार के बड़े बड़े राजा हुए और चुनार का किला है, वो पहाड़ी इलाकों का एक गांव है। और चुनार का किला चुनार के इतिहास को बताता है। बच्चों, कहा जाता है जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अरे मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, स्थलियाँ हैं हमारे राष्ट्र में, जिनको देखते ही जो है हमारे भीतर देशभक्ति की भावना उबल जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा पोज करना। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि देशभक्ति की भावना उबल जाती है। तो ऐसी पृष्ठभूमि में पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जन्म हुआ। और पारिवारिक स्थितियां बहुत गड़बड़ थीं। आर्थिक समस्या इतनी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। और बनारस में एक सेंट्रल स्कूल है, वहाँ से उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की। कहाँ तक पढ़ाई की? 8वीं तक। उसके बाद जो है 8वीं के बाद बच्चों वो नहीं पढ़ पाए। और उनकी बचपन से कविता, कहानी, निबंध सब लिखने की प्रतिभा थी, जिसको कहते हैं हम गॉड गिफ्टेड, नेचुरल गिफ्ट, प्राकृतिक प्रदत्त प्रतिभा, नेचुरल गिफ्ट टैलेंट, नेचुरल गिफ्टेड टैलेंट। हाँ,
तो प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा उनके अंदर थी, जिसको हम नैसर्गिक प्रतिभा कहते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा के कारण जो है वे साहित्य जगत में जल्दी ही छा गए, हिंदी साहित्य जगत में। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है उन्होंने जब उनको जब अवसर नहीं मिल पाया पढ़ने का, तो वे गोदौलिया एक जगह है, तो गोदौलिया में, बनारस में गोदौलिया जगह है, तो वहाँ पर रहते थे लाला भगवान दीन। हाँ, लाला भगवान दीन और लाला भगवान दीन हालना, दो लोग थे। तो उनके उसमें आकर के, उनके संसर्ग में आकर के और उनको हिंदी साहित्य के लिए और प्रेरणा मिली। और चूँकि विद्यार्थियों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, वो जो युग था जिस समय पांडे बेचन शर्मा उग्र साहित्य जगत में अवतरित हुए, वो था मुंशी प्रेमचंद जी का युग। मुंशी प्रेमचंद युग सन 1900 से 1940 तक चलता, 35 तक चलता है। और वही छायावाद युग 1900 से 1920 तक चलता है, छायावाद युग। क्या दो धाराएं आ गई, इधर एक गद्य साहित्य की प्रवृत्ति, द्विवेदी युग भी वही था 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग, द्विवेदी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, उस समय का युग था। और स्वतंत्रता के पूर्व किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए जो है अनेक आंदोलन शुरू हुए थे। और चूंकि मुंशी प्रेमचंद की छाप पांडे बेचन शर्मा उग्र पर पड़ी, और पांडे बेचन शर्मा उग्र क्यों कहलाए? अपने साहित्यिक तेवर के माध्यम से। उनका जो अपना साहित्यिक तेवर था, बहुत जो है उग्र था और तेज था, बहुत बेहड़ था और जोश पैदा कर देने वाला तेवर था पांडे बेचन शर्मा उग्र का। और उसके बाद धीरे धीरे वे पत्रकारिता की ओर अग्रसर हुए। उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हुआ। जब पत्रकारिता की ओर उनका झुकाव हुआ, तो उन्होंने 5 पत्रिकाओं का संपादन किया। कितनी पत्रिकाओं का? 5 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहली पत्रिका का नाम है आज। पहली पत्रिका का क्या नाम है? आज। दूसरी पत्रिका का नाम है स्वदेश। हाँ, दूसरी पत्रिका का नाम है स्वदेश। और तीसरी जो पत्रिका है उसका नाम है स्वराज। स्वराज। चौथी पत्रिका है जिसका नाम है वीणा। हाँ, चौथी पत्रिका। 5वीं पत्रिका का नाम है विक्रम। और छठी पत्रिका एक और है विश्वामित्र। हाँ, छठी पत्रिका कौन सी है? विश्वामित्र। मतलब इस 6 पत्रिकाओं का संपादन आपने किया। और उसके साथ साथ कहानी संग्रह, 100 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी। लगभग 160 के करीब कहानियां इन्होंने लिखी। नाटक भी लिखे और एक खंड काव्य भी लिखा, और कुछ उपन्यास भी इन्होंने लिखे। जो उपन्यास थे वो थोड़ा समय आप लोगों को विद्यार्थियों बता देना चाहता हूँ। वो उपन्यास जो है, उग्र जी की जो प्रकाशित जो कुछ पुस्तकें हैं, हाँ, उनका नाम जो है चंद्र हसीनों की खतूत। पहली पुस्तक, पहला ये उपन्यास है चंद्र हसीनों की खतूत। किताब देखिएगा। अगली है फागुन के दिन 4। कौन सी है? फागुन के दिन 4। और सरकार तुम्हारी आंखों में। सरकार तुम्हारी आंखों में। और
एक है घंटा, हाँ, अगला है तीसरी चौथी दिल्ली का दलाल, उपन्यास है ये सब, दिल्ली का दलाल। शराबी, वह, कंचन सी, काया, पोली इमारत, हाँ, कौन सी इमारत? पोली इमारत। चित्र विचित्र और काल कोठरी, हाँ, और कंचन, कंचन वर्ण, हाँ, कंचन वर्ण। कला का पुरस्कार, कौन सा है? कला का पुरस्कार। और गालिब और उग्र, अगला है गालिब और उग्र। जब जब सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है, ये सब जो है ये सब उपन्यास हैं। और अनेक ध्रुव धारण एक महाकाव्य, एक खंड काव्य उन्होंने लिखा, क्या नाम था? ध्रुव धारण, हाँ, ध्रुव धारण। तो ये सब जो है इन्होंने लिखा। और लिखने के बाद एक चीज और बताऊं, एक उनकी आत्मकथा थी। वो आत्मकथा का नाम क्या है? अपनी खबर। हाँ, उस आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। उनका जो गद्य शिल्प है, आत्मकथ्य जो अपनी खबर, उसके माध्यम से उनका जो गद्य शिल्प का जो वैशिष्ट्य है, वो वैशिष्ट्य जो है झलकता है, उनकी पहचान बनती है, उनकी प्रतिभा का उनकी प्रतिभा उसमें झलकती है। और जब नाटक उन्होंने लिखा, नाटक के अलावा अच्छा, एक कहानी और उन्होंने लिखी, ऐसी होली खेलो लाल। ये उससे प्रसिद्ध हो गए। कौन सी कहानी थी? ऐसी होली खेलो लाल। तो ऐसी कहानी है, इसके माध्यम से इन्होंने अपनी छाप साहित्य जगत में बनाई बच्चों। और जो है उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उनकी जो भाषा शैली सहज और सरल है, बोधगम्य है, और कहीं कहीं उर्दू के शब्द आते हैं, कहीं कहीं जो है मुहावरों का प्रयोग किया है, और कहीं कहीं लोकोक्तियों का प्रयोग बड़े सचित्र ढंग से किया है। और जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण शब्दावली चित्रात्मक बन करके मान अक्षि पटल के सामने उभर आती है, चित्र लेकर के खड़ी हो जाती है उनकी शब्दावली। ऐसी उनकी शब्दावली है, और उनकी भाषा शैली बिल्कुल सरल और सहज है। चूंकि कहीं कहीं अंग्रेजी के भी शब्द आ गए हैं। अब जब चूंकि अंग्रेजों का जमाना था, पर एक बात बताऊं कि जो है सुख सुविधाओं के कारण जो है ये भी अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए, अंग्रेजों के चापलूस बन गए। और इसी कारण, चूंकि देखो, निराला जी ने भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, और इन्होंने भी समझौता नहीं किया परिस्थितियों से। उग्र जी वास्तव में अपने नाम के साथ उग्रता दिखाते थे, लेकिन उग्रता किस बात की थी? जो उग्रता जो युवा पीढ़ी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट कर रही थी, उसके खिलाफ ये लिखना चाह रहे थे, उसके खिलाफ लिख रहे थे। और क्यों लिख रहे थे? उनको सरकारी सुख सुविधाएं मिल रही थी। ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए। हाँ, निराला जी ने इसका विरोध किया। निराला जी इनके मित्र थे, और मुंशी प्रेमचंद के समीप आने के कारण मुंशी प्रेमचंद की जो छाप है उन पर पड़ी, इसीलिए ये भी जो है इनका भी एक नाम कहानीकारों में और उपन्यासकारों में हो गया। उनके युग के उपन्यासकारों में, उनके युग के जो है
कहानीकारों में, उनके युग के रेखा चित्रकारों में इन्होंने कहानी उपन्यासों के अलावा बताया मैंने आपको, रेखा चित्र, संस्मरण इत्यादि डायरी भी लिखी, रिपोर्टाज भी लिखे इन्होंने। और निराला जी इनके परम मित्र थे। किसके परम मित्र थे? पांडे बेचन शर्मा उग्र के क्या थे? परम मित्र थे। हाँ, और जो पुराने लोग थे, पुराने लोगों ने इनका भी विरोध किया। जिस प्रकार निराला जी का विरोध किया उसी प्रकार से इनका भी इन्होंने विरोध किया। पांडे बेचन शर्मा उग्र का इन्होंने भयंकर विरोध किया। उसके बावजूद भी पांडे बेचन शर्मा उग्र अग्रसर रहे और सभी बाधाओं को चीर करके जो है वे साहित्य जगत में अपना नाम कमा गए। और 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई इनकी? 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान मूर्ति, ऐसे महान साहित्यकार को हम कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी रचनाओं को हम पढ़ें, उनकी रचनाओं से हम प्रेरणा लेते हैं। उनकी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति की प्रेरणा, देश प्रेम की प्रेरणा और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा जो है हमें लेनी चाहिए। और ऐसे युग प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के, युगीन के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के कवि और साहित्यकार, कविताओं में भी इनकी रुचि थी, मैंने बताई थी। तो ऐसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। विद्यार्थियों, आज के समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है वो साहित्य बाजारू है, वो साहित्य उस समय के युग का साहित्य नहीं है। और उस समय के युग के साहित्य को जब आप देखेंगे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र उससे पहले 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1800 में उनका जन्म हुआ था और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये समझ लो, बल्कि 1850 में 35 साल ही जिए। अब सोच लो, 35 साल ही जी पाए। अब 35 साल में इतना सब कुछ कर दिया हिंदी साहित्य जगत के लिए। आधुनिक हिंदी साहित्य को झकझोर दिया। भारत में ब्रिटिश सरकार को उन्होंने झकझोर दिया कि क्या हो रहा है, ये भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और इस बात की, इस परंपरा को लेकर के जो ठीक उग्र जी ने जैसी बात की, जैसा नाम तथा काम जो है हुआ, पर इनका ठीक जो है युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो दूरियां हैं उसमें उनको दिखाया गया है। उनके बीच भयानक द्वंद्व है, भयानक संघर्ष है। पुरानी पीढ़ी जो क्या है, अरे चुप रहो, अंग्रेज जो है हमें जो है हमें मार डालेंगे, हमें हमारे देश से निकाल देंगे। लेकिन युवा पीढ़ी क्या कहती है? उठो युवक तुम युवा राष्ट्र के, बुला रहा है देश तुम्हें, निद्रा और आलस्य त्याग दो, देता यह संदेश तुम्हें। ये मातृभूमि अब बोल रही है, वीरों का बल तोल रही है, उन्मत्त होकर बढ़ चलो तुम, देश के हे वीर पुत्र, मुक्त कर दो मातृभूमि को, तोड़ सीमाएं प्रखर। उग्र जी कुछ ऐसे विचार के थे जो है विचारों को जो है अंतर विरोध के माध्यम से प्रकट करते हैं, अंतर द्वंद्व के माध्यम से प्रकट करते हैं। लेकिन अंग्रेजों का कभी
अंग्रेजी सरकार का कभी विरोध नहीं करते, बर्बरता का कभी विरोध नहीं करते, बर्बरता को हमेशा सहने के लिए वो उद्वेलित करते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी ठीक इसका उल्टा है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था बच्चों? गांधी जी ने नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये सब कहा, लेकिन उग्र जी ने ठीक उल्टा इसका उल्टा किया। लेकिन उग्र जी अपने साहित्यिक नाम के कारण, साहित्यिक तेवर जो इनका उत्तेजना भरी भरा जो साहित्य है, उस साहित्य के कारण जो है, उस साहित्यिक तेवर के कारण वो उग्र हुए। बाकी जो है उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, भाषायिक विशेषताएं हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की। और अगली जो इनकी कहानी इसमें लगी है, उसकी माँ, जब आप उसको पढ़ेंगे आंखों में आंसू आ जाएंगे बच्चों। अब जब बच्चे कहते हैं माँ हम लोग सुबह सुबह वहीं जाएंगे, वहीं तुम भी चली आना, एक सांस में चली आना, और वहीं हम लोग मिलेंगे, तुझे कंधे पर लेकर के ढोएंगे। सब कहते आएगी न माँ, सब कह के बच्चों रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को लेकर के। और चारों पांचों लालों को फांसी लग जाती है, फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं और मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। हाँ, और शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। अब वतन पर यही नामो निशान होगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। चलो बंद कर दो।